किसी से पूछ लो भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पता ही नहीं होता है। मगर आज से आपके डाउट सारे ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इतने प्यार से आपके लिए लिख रखे हैं, आपको समझना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? तो वे सब्सटेंस जो आयन में टूट जाते हैं। अब ये जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आपने तो बहुत देखे होंगे, NaCl ले लिया। क्या ले लिया? NaCl। NaCl टूट गया Na प्लस में और टूट गया प्लस Cl माइनस में। तो पहला चीज तो आपने क्या सीखा? सब्सटेंस आयन में टूट जाते हैं। आयन दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उसे हम कहते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उसे कहते हैं एनायन। तो इसी बात को मैंने नीचे लिख रखे हैं। तो यहाँ पर आयन दो टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कहते हैं कैटायन और नेगेटिवली चार्ज आयन को कहते हैं एनायन। कई बार बच्चा याद ही नहीं कर पाता, उसको मैं पूछता हूँ एनायन क्या होते हैं, उल्टा सीधा बताता है। कभी बोलता है Na प्लस एनायन। अरे भाई ने याद करना बड़ा आसान है। देखो ना कैटायन में देखो टी जो मेरा है पॉजिटिव जैसा दिखता है, तो टी आप भी बनाना देखना आपके पॉजिटिव जैसा ही दिखता है, चाहे आप जैसा भी बना रहे होगे। तो टी मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। तो कैटायन में ना चार्ज जो ऐसा पॉजिटिव। यहाँ देखो एनायन की स्पेलिंग ध्यान से देखो, यहाँ पर एन कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। एन देखो यहाँ पर एक ही बार यहाँ एन ज़्यादा, मतलब इसके अंदर नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही। एन यहाँ भी, एन यहाँ भी, मतलब एनायन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जिस प्रकार से एक सब्सटेंस आयन में टूट जाता है, उसी प्रकार से एक इंसान भी टूट जाता है। इंसान कभी ज़्यादा टूट जाता है, कभी कम टूट जाता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट भी टूट जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टूटते हैं, कुछ बहुत कम टूटते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? वे सब्सटेंस होते हैं जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वे सब्सटेंस होते हैं जो पार्शियली टूटते हैं, बहुत कम टूटते हैं। ये बात समझ में आ गई? सबसे पहले वीक का मतलब क्या होता है बताओ? वीक का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। तो ये बताओ ना, अगर मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ तोड़ने के लिए कह रहा हूँ, आपका दरवाज़ा तोड़ने के लिए कह रहा हूँ, या कांच की कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए कह रहा हूँ, तो अगर आप जोर कम लगा रहे हो, जोर का मतलब ताकत कम लगा रहे हो, कोई चीज़ टूटेगी क्या? नहीं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैं हिंदी में ऐसे पढ़ता हूँ, कमजोर। तो जब व्यक्ति ही जोर कम लगा रहा है तो कम टूटेगा। तो इसीलिए कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वे सब्सटेंस हुए जो आयन में बहुत कम टूटते हैं। अगर ज़्यादा ताकत लगा रहा है तोड़ने के लिए, तो भाई कंपाउंड हो गया, कुछ भी हो, जल्दी टूट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं जो आयंस में ऑलमोस्ट पूरी तरीके से टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक अब आपके डाउट नहीं रहेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मजबूत, वीक का मतलब कमजोर। तो कमजोर में कम जोर लगाता है, इसी वजह से कम टूटता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा जोर लगा देता है, तो इसीलिए पूरी तरीके से टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 100% होता है। क्यों? मैंने कहा ही पूरी तरीके से टूट जाते हैं। पूरी तरीके से क्या मतलब? 100% टूटते हैं। 100/100 कितना होता है? 1। तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएट का मतलब ही क्या होता है? डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया? 1। तो इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो 1 से कम होता है, ये पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मेरा एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरा बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरा सॉल्ट भी हो सकता है। इन द सेम वे वीक में भी यही काम करना है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई? तो यहाँ पर हमारे सामने आता है सबसे पहला द वन एंड ओनली HCl। कौन है भाई? HCl है। सेकंड कौन सा आता है यहाँ पर? HNO3। ऐसा लाइन से, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लाइन से लिखो, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया हमारे सामने H2SO4। ये क्या लिखा अभी तक हम लोगों ने? ये एसिड लिखा। कौन से एसिड? तो ध्यान रखना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। कौन से एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल बता दो। NaOH, और दूसरा कौन सा? KOH। भाई इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक वगैरह में यूज़ हो रखा है ना NaOH KOH, तो पूछो मत भाई, तू ध्यान देना ना, तेरे खुद भी दिख जाएगा NaOH और KOH। अच्छा, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, पता होगा ना। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिख सकता हूँ मैं? NaCl लिख दूँ मैं यहाँ पे? देख भाई लिख दे रहा हूँ मैं, NaCl हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? KCl हो जाएगा। और बाकी सब इतने एग्जाम्पल रखो, सफिशियंट है, ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सॉल्ट हो गए। 2-4 और लिखना तो लिख लो। फेमस वाली में लिख रहा हूँ जो ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा चैप्टर में। नहीं भी याद रहा कोई दिन मुझसे एक बार देख लोगे, कुछ आइडिया तो मिल जाएगा ना कि अच्छा मैंने देखे तो कुछ ऐसा। तो जी हाँ, इस वजह से एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ मैं। तो BaCl2 वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, मतलब कि इनको अगर पानी में डाल दो ना पूरी तरीके से टूट जाते हैं भाई, पूरी तरीके से। तो वीक में बाय द वे आपके पूछता है वीक एसिड कौन से होते हैं? ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, दैट इज CH3
COOH, नाम पता है इसका? नाम भाई बड़ा पता होना चाहिए इसका। नाम है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। कहाँ पाई जाती है? विनेगर में। सुना था ना, क्लास 10th में पढ़ा था आपने। उसी तरीके से हमारे दूसरा आता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सी एसिड? फॉर्मिक एसिड। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया? HCN। HCN कौन सी एसिड होती है? हाइड्रोजन साइनाइड। कहाँ पाई जाती है भाई? एप्पल में। सेब खाया ना? सेब, सेब में साइनाइड पाया जाता है। जो उसकी सीड होती है ना, उसके जो बीज होती है उसमें साइनाइड जहर होती, जहर। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ भाई। बेस में कौन से एग्जाम्पल बताओगे? बेस में मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखूंगा, वो भी वीक बेस में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हाइड्रोक्साइड? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसा बेस है? वीक बेस है। सॉल्ट में, सॉल्ट यहाँ पर मैं बिल्कुल ना लिखने वाला, ठीक है? आप लिखना होगा लिख लेना, सॉल्ट इसके पूछते नहीं है। ये 5 नाम आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये नाम ऐसे नाम है ना कि आपको पेपर में 101% देखने को मिलेंगे। स्पेशली ये 3 भाई, इनके नाम से लेके, इनके फॉर्मूला से लेके, इनकी यूनिट्स तक 101% इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको मत छोड़ना। ये दोनों के फॉर्मूलाज, डेफिनेशन नहीं पूछता है, इन तीनों के डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, यूनिट सब पूछता है। तो अभी समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का इन जनरल मतलब क्या होता है? रुकावट होता है। क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, इस वजह से मैं यहाँ आपको डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को इसके फॉर्मूले से मतलब है, यूनिट से मतलब है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन का ए। जो एल अपॉन ए होता है इसको हम लोग सेल कॉन्स्टेंट कहते हैं। और सेल कॉन्स्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जिस स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो रेड कलर से आपको ना पी टाइप का कुछ दिख रहा है, तो ये है रेजिस्टिविटी। क्या लिखा हुआ है? रेजिस्टिव। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टिविटी इनटू का सेल कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया? ओम। आपको यहाँ पर ए लिखा है, ए का मतलब क्या होता है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पढ़ रखा है, तो यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ डायमीटर क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है? डायमीटर दिया होगा, तो रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ जाएगा, ठीक है? जी इक्वल टू क्या होगा? 1/r होता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। देखो, कंडक्टेंस एन सारा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ जी क्या होता है? देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यहाँ पर 1/ओम रखोगे, जब भी 1/ओम यहाँ रखोगे तो ऊपर लेके जाओगे, इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा, तो ओम इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है। इसी ओम इन्वर्स को हम लोग सीमन चिल्लाते हैं। बहुत बार इस्तेमाल होगा भाई पेपर में, चाहे ओम लिखा हो चाहे सीमन लिखा गया हो, डरना मत। कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं? और हम लोग कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दिमाग में रखना, क्वेश्चन जब करने जा रहे होगे, पढ़ के गए थे कंडक्टिविटी, जब क्वेश्चन में बार बार चिल्ला रहा होगा फाइंड आउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब आप तो बोर आ गए कि भाई का स्पेसिफिक कंडक्टेंस तुम्हें तो पढ़ के नहीं आता, तो दिमाग में रख लेना, कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था, कंडक्टेंस जो था रेजिस्टेंस का उल्टा था, तो कंडक्टिविटी किसकी उल्टी होगी? रेजिस्टिविटी। विटी लग रहा है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी थी, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा था। तो यहाँ पर द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/p। पी नहीं है, रो है, तो रो क्या मतलब हो गया? रेजिस्टिविटी है। पीछे भी बताया था ना रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में, आर इक्वल टू रो एल अपॉन का है, तो वही वाला है। तो यूनिट ऑफ के, जो के की यूनिट होती है ना, वो दिमाग में रख लेना भाई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो अभी मैंने कहा था ना, ये जो साइमन है, क्वेश्चन में आपको साइमन की जगह क्या लिखेगा? यहाँ पर लिखा रहेगा ओम इनवर्स। साइमन का मतलब क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -1 भी लिखा मिलेगा, तो घबराना मत। इस साइमन का मतलब क्या होता है? ओम इनवर्स, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। देखो, इनकी डेफिनेशन एक बार सुन लो, अभी हम लोग इसको बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। क्या बोला गया? मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, उसकी जो कंडक्टिविटी निकल कर आती है उसे हम क्या कह रहे होते हैं? मोलर कंडक्टिविटी कह रहे होते हैं। ये कोई सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन में क्या अच्छी बात हो गई? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। क्या हो गया? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब ध्यान रखना, अभी आगे जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, ये बात देखना फिक्स है, यही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर रहे होगे, आप इसको तो लिखना छोड़ ही नहीं सकते। मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करी जाती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो चुके हैं? फिक्स हो गए हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? कप्पा। कप्पा क्या है भाई? कंडक्टिविटी इंटू का 1000 अपॉन का एम। एम क्या है? मोलैरिटी। समझ में आ रही है?
ध्यान रखना कप्पा की यूनिट क्वेश्चन में हम लोग हमेशा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में ही सॉल्व कर रहे होंगे, तो कप्पा की यूनिट आप यही याद करना जो मैंने लिख रखे हैं। दूसरी की मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट जो मैंने लिख रखे हैं आपको यही याद करनी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इतनी बातों समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं डाइल्यूशन की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो प्लीज़ उसको भी स्किप मत करना कि वाटर को ऐड करने से किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में, और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में हमने क्या ले रखा है, एक बार स्ट्रॉन्ग लिया है, एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया और एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है। तो मेरे इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करने से इन 5 चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़े, और मेरे इस वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में वाटर को ऐड करने से इन चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोई चीज़ इंक्रीज करी डिक्रीज करी, क्या हुआ। अब इसी को हम लोग फिर से समझते हैं नेक्स्ट पेज में। अभी तक इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि डाइल्यूशन का कनेक्शन किससे है, पानी से है। डाइल्यूशन को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि आपको कंटेनर में वाटर की अमाउंट को इंक्रीज करना है। दूसरी चीज़ कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता रखा कि मोल जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के वो फिक्स है, क्या है, मोल फिक्स है, किसके, इलेक्ट्रोलाइट के। अगर मोल फिक्स हुआ दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। वाटर को इंक्रीज करना मतलब मैंने बताया वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया दैट मीन्स आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करें, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। ये बात समझ में आ रही है। वॉल्यूम का इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में इन्वर्स रिलेशन है। जैसा कि देख सकते हैं कि ऊपर है और ये नीचे है, अपॉन में है, क्योंकि मोल तो हम बढ़ा घटा सकते नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में ही कहा गया है कि मोल आपके फिक्स हैं, वो कितने हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हम बढ़ा घटा क्या सकते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे बढ़ रही है, वाटर को इंक्रीज करना मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करना, और वॉल्यूम को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। किसको डिक्रीज करना, कंसंट्रेशन डिक्रीज करना, या फिर बोल दो मोलैरिटी को डिक्रीज करना। तो आपने क्या समझा कि डाइल्यूशन जब इंक्रीज करती है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है, मोलैरिटी भी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। अभी यही सारे सवाल बनेंगे, पहले यहाँ समझो फिर नीचे आते हैं, नीचे। अब यहाँ पर ना सारी पॉइंट को आराम से पढ़ना। हमने क्या कर रखा है, H2O ऐड से पहले मतलब पानी, हमने स्टार्टिंग में कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करा था, पानी सपोज कर लिया कि आपने 1 लीटर पानी था। अब हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं। कौन सा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले सपोज करो Na और Cl के बीच में जो डिस्टेंस थी, सेपरेशन कितने था, इतना था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, पानी ऐड किया, तब इस आयन के बीच में क्या होते हैं, अब इसी को समझना है। मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशंस, ये तो वैसे भी 100% टूट जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सही लिखा भी है, सब कुछ सोच समझ के लिखा है, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जो 100% टूट जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जोर लगाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कम जोर लगाते हैं, तो ये कम टूटते हैं, ये तो बहुत कम टूटते हैं। जी हाँ। अब यही इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं। अगर पानी मिला दें तो क्या ऐसा होगा कि कोई ज़्यादा टूटेगा कम टूटेगा। जी हाँ, इस वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो हमने यही सीखा था ना कि अगर इसको जैसे ही पानी में मिलाया जाता है, चाहे 1 लीटर हो चाहे आधा लीटर हो, ये तो वैसे भी पानी में जैसे डाला जाएगा तुरंत आयन में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने से इसके टूटने या ना टूटने में घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी नेचर होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कि पानी में डालोगे नहीं कि ये भाई 100% टूट जाएगा। तो मैंने क्या लिख रखा, तो एक्स्ट्रा वाटर मीन्स डाइल्यूशन ने क्या किया, कुछ नहीं किया क्या, इसके आयन में तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, आयन के टूटने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पर देखो इफेक्ट कहाँ पड़ा है, आयन के टूटने में इफेक्ट नहीं पड़ा है, आयन के बीच की दूरियाँ बढ़ गई हैं भाई। आयन ज़्यादा कम नहीं टूटे हैं, आयन के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं, क्योंकि आयन तो वैसे भी 100% टूट जाते हैं। तो एक्स्ट्रा वाटर ने करा क्या, इस Na+ के और Cl के बीच की दूरियां बढ़ा दी। देखो ये दूरियां है ना, ये इनकी डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। जो आयन अभी पास है वो आयन दूर दूर हो गए। तो यहाँ पर क्या तुमने सीखा, कैटायंस दैट इज Na+, एनायंस की दूरियां क्या कर दी, बढ़ा दी। हम लोगों ने NaCl ले रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। ड्यू टू दिस, अब इसकी वजह से क्या होगी, जब दूरियां बढ़ जाएंगी
तो क्या होगा, कैटायंस और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि भाई अगर आपने दो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ा दी हैं, दो व्यक्ति के बीच में दूरियां बढ़ा दी हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में आपने दूरियां बढ़ा दी हैं, तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले वाला प्यार मोहब्बत था वो तो कम हो जाएगी, दूरियां बढ़ जाने से प्यार मोहब्बत कम हो जाती है भाई। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, कैटायंस और एनायंस बहुत रफ्तार से अब दौड़ते हैं, बहुत रफ्तार से नहीं, यहाँ मीडियम रफ्तार से तो दौड़ ही लेते हैं। दैट मीन्स उनकी मोबिलिटी इंक्रीज करेगी। मोबिलिटी का मतलब मैंने क्या कहा था, मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब भाग दौड़ से है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तो बहुत कम टूटते, तो हम पहले से जानते हैं। अब डाइल्यूशन ने क्या किया, मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, जैसे जैसे हम पानी ऐड करते रहते हैं, जैसे जैसे पानी ऐड करते रहते हैं, होता क्या है कि जो इसके आयन पहले टूट रहे थे 5%, अब और ज़्यादा टूटने लगे। दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, टूटना। अब आयन और टूटने लगे, जितना ज़्यादा हम लोग पानी ऐड करते जाते हैं, जितना ज़्यादा पानी ऐड करते जाते हैं उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती रहती है। दैट मीन्स आयन उतने ज़्यादा टूटते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आयन और ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि ये तो बहुत कम टूट रहे थे, पानी ऐड करने से हुआ क्या, ये और जो CH3COO होता है और ज़्यादा टूटने लगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज कर जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है भाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैटायंस और एनायंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लड़का लड़की वाला एग्जांपल ले लेना, समझ में आ जाएगा। इन द सेम वे हम लोगों ने कहा कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन करने से ये तो बहुत कम टूटते हैं, तो पानी मिला के हम लोग कर ही क्या रहे हैं, और तोड़ना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर जब ज़्यादा टूटना मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करना, टूटने को ही कहते हैं अंग्रेजी में डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगी। अब कोई चीज़ ज़्यादा टूटेगी तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि नंबर ऑफ आयन्स भी ज़्यादा मिल रहे होंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाती है। अब आपके पेपर में सवाल पूछता है कि डाइल्यूशन के इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज करती है स्लोली, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है, रैपिडली इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है कि इसकी बहुत तेजी से तो इंक्रीज नहीं करती, करती तो है दोनों की इंक्रीज करती दोनों की है, मगर इसकी बहुत तेजी से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती, ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों, तो यहाँ जवाब मैंने क्या लिख रखा है, आपने देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली वैसे भी टूट जाते हैं, तो वाटर को ऐड करने से हुआ क्या, कैटायंस और एनायन के बीच में प्यार मोहब्बत कम हो गया था, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई थी। मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करी क्यों थी, तो आपको अगर किसी ने पूछा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करी थी, जी हाँ करा तो था। मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज इसलिए कर पाई थी कि कैटायंस और एनायंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया था। ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर गया था। जितना ज़्यादा पानी ऐड करते जा रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर गया था, नंबर ऑफ आयन ज़्यादा मिल रहे थे, नंबर ऑफ आयन ज़्यादा टूट रहे थे। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाती है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ आयन्स क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। इस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयन्स एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर आपको मैं ना 100 बात की एक बात नोट डाल के लिखवा देता हूँ कि ये सारे पॉइंट में क्या करना है। अगर आपने डाइल्यूशन इंक्रीज करा, अगर आपने डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दिया, तो याद रखना कि तीनों पॉइंट कौन सी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सारे के सारे इंक्रीज कर जाते हैं। सारे के सारे क्या कर जाते हैं, ये तीनों के तीनों इंक्रीज कर जाते हैं। तो ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ डाइल्यूशन इंक्रीज करना है। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, पानी को इंक्रीज करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज कर जाती है। बट हमेशा मेरी हैबिट हमेशा से रही, डाइल्यूशन में इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से KMC क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। व्हाट इज KMC? K इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, M इज मोलैरिटी एंड C इज कंसेंट्रेशन। अभी मैंने बताया था डाइल्यूशन को इंक्रीज करा, दैट मीन्स आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, और वॉल्यूम को इंक्रीज करते ही कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है। तो पेपर में यहाँ पर पूछेगा डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से नहीं बोलेगा, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशंस, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशंस। मैंने आपको डाइल्यूशन से सारी कहानी समझा रखी, पेपर में पूछेगा कि बताओ कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से
मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है स्लोली, वाइल मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की रैपिडली इंक्रीज करी जाती है। जब आप सब कुछ वैसे लिखना, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सेम है। आप चाहे तो बोल दो डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से, या फिर कह दो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से। तो जब डाइल्यूशन इंक्रीज कर जाती है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। ये बात समझ में आ गई कि जब भी हमारे सामने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ कैसा होता है नेचर, और अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ का नेचर कैसा होगा। जब भी ग्राफ को पढ़ रहे होगे याद रखना राइट टू लेफ्ट पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? राइट से लेफ्ट की तरफ आना, इधर की तरफ। तो ग्राफ को पढ़ना ऐसे है। कैसे पढ़ना है? इधर से ऐसे। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करा, आपको पता है ये नंबर लाइन है भाई, नंबर लाइन। तो इसका ये तो पता नहीं यहाँ ओरिजिन होती है। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को दो डिक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कंसंट्रेशन अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, सपोज करो कंसंट्रेशन टेंड्स कर रहा है जीरो को, मतलब देखो आप कंसंट्रेशन क्या करते रहे? जीरो। तो आपको पता है ना कि ये पूरी वाई एक्सिस पे क्या जा रही है, जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी हो रही है, उससे ये पता चला कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो टेंड कर रही इन्फिनिटी को। मतलब कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम कर देने से मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो जाती। मतलब कि भाई हद से ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है। कंसंट्रेशन जीरो का मतलब कि भाई, कंसंट्रेशन जीरो का मतलब होता है 100% डाइल्यूशन। मतलब कि आपने सब कुछ पानी पानी कर दिया। क्या कर दिया? पानी पानी कर दिया। कंसंट्रेशन जीरो का मतलब क्या हुआ? 100% डाइल्यूशन कर दिया। आपने सोचा कि भाई पानी इतना ऐड कर देता हूँ, इतना ऐड कर देता हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भाई इंक्रीज कर दूँ। ठीक है, तो वही काम कर रखा है। तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, ग्राफिकली हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, बट फील तो आ ही रहा है कि कंसंट्रेशन जीरो कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी टेंड किसको करे? इन्फिनिटी को। जबकि यहाँ पर क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इस ग्राफ को, जो आपको ये लीनियर ग्राफ दिख रहा है, अगर इसको हम लोग क्या करें, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दे, एक्सटेंड करते हैं, तो जिस पॉइंट पे ये कट करती है बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोई पूछे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कह देना कि इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, और जो मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है क्या हो जाती है? वो इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर? इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। या फिर यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पर हम लोगों ने 100% क्या कर रखा है? 100% डाइल्यूशन कर दिया है। क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो का मतलब क्या होता है भाई, बता दो? कंसंट्रेशन जीरो का मतलब ही होता है 100% डाइल्यूशन कर देना। तो इस वाले पॉइंट को ही हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी कैसा होता है। अगर आपने डाइल्यूशन को अभी तक अच्छे से समझ लिया है ना, तो कोलराउस का नियम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर बोला गया कि ग्राफिकली मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल पाते हैं। क्या नहीं निकाल पाते हैं? क्यों? क्योंकि जो अभी हम लोगों ने देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ग्राफ हो रही थी, लीनियर ग्राफ थी, यहाँ पर किसी पॉइंट पर ग्राफ को एक्सटेंड कर रहे थे तो वाई एक्सिस को कट कर रही थी। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में क्या होता है, जो ग्राफ निकल कर आता है वहाँ पर जो ग्राफ होती है वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो दैट मीन्स अगर वाई एक्सिस ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको ग्राफिकली तो नहीं निकाल पाते। क्या नहीं निकाल पाते? मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं निकाल पाते हैं। अब इसको बताने के लिए हमारे पास कौन आए? कोलराउस जी आते हैं। ये स्पेशली किसके लिए बात कर रहे होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बस मगर इस रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। बट स्पेशली इन्होंने बनाया किसके लिए था? वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये रूल बनाया था। रूल क्या था इसको ध्यान समझो। यहाँ पर डेफिनेशन अपने आप बना लोगे भाई, डेफिनेशन पेपर में 101% पूछा जाता है, तो अच्छे समझो। जो हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला तो मतलब डाइल्यूशन कर दिया, कैटायंस एनायंस जनरेट भी हो गए। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि लेट अस सपोज कि जो कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी है, क्या मोलर कंडक्टिविटी किसकी? कैटायन की कितनी आ रही है? सपोज करो मैं कह दूं 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी यूनिट बताया था भाई मैंने कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मैंने मान लिया 5। एनायन की कितनी मान ली मैंने? लेट अस सपोज कि मोलर कंडक्टिविटी मान ली एनायन की। किसकी मान ली? एनायन की। कितनी आ गई? सपोज करो 3 आ गई। तो इन भाई साहब ने कहा ना कि मतलब कि जो भी मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे होगे किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की, वो कितनी आएगी पता है?
वो आएगी, भाई साहब ने कहा किसकी आएगी 8, कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो आपने खुद ही समझ लिया होगा यार कि जो ये हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी आ रही है कैटायंस के मोलर कंडक्टिविटी और एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल आएगी। तो इसी बात को भाई साहब हमारे कुलराउस जी कहते हैं कि जो है हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो इक्वल होता है कैटायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के और एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के। ठीक है, तो बट कंडीशन क्या है, सिर्फ ये हम लोग बात कर रहे हैं जीरो कंसंट्रेशन पे, दैट मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो खोपड़ी पे लगा लो यार जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी बात को यहाँ डेफिनेशन में लिख लो, इन्होंने क्या बोल रखा था यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। डेफिनेशन को भाई साहब पढ़ लो। आई डोंट थिंक यार डेफिनेशन में किसी को प्रॉब्लम हुई होगी यार, सब तो बिल्कुल सिंपल सा लिख रखा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस एंड एनायंस की मोलर कंडक्टिविटी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट के। तो वही चीज़ लिख रखा है। अब यहाँ नोट की पॉइंट देखो मैंने क्या लिख रखे हैं, जब डाइल्यूशन 100% हो जाता है तो जो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के। दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, इसको खोपड़ी जीरो क्यों लिखते हैं और इन्फिनिटी क्यों लिखते हैं, तो इसका भी मतलब है। देखो जब डाइल्यूशन 100% हो जाता है, देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन मतलब जीरो हो गया, डाइल्यूशन 100% होने का मतलब ही हो कंसंट्रेशन जीरो हो गया, भाई पूरा पानी पानी कर दिया। इसका मतलब कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाता है। जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाता है दैट मीन्स जो मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है, क्या हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी वो टेंड करने लगती है इनफाइनाइट को। इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप ऐसे लिख लो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल दो या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन बोल दो या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दो। तो यहाँ पर लिख लेना मोलर कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोलाइट की, यहाँ पर लिख लेना कैटायन और यहाँ पे क्या लिख लेना आप एनायन को, जो मैंने यहाँ बात बताई थी यहाँ पर लिख देना। अब यहाँ पर बाय द वे आपको कुछ कंपाउंड दे रखे होंगे, जैसे कि आपको पता होगा Al2SO4 का होल थ्राइस दे रखे हैं। तो इसकी हमें क्या निकालनी पड़ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कैसे निकालेंगे, पहले इस दो को आगे लेके जाओ, आयन में तोड़ने आना चाहिए भाई। देखो आयन में तोड़ नहीं पाओगे तो कैसे जानोगे कैटायन से एनायन के सम के इक्वल होता है, तो आयन में तोड़ने आना चाहिए। तो 2 को आगे लेके जाओगे 2Al प्लस 3 हो जाएगा, प्लस इस 3 को सल्फेट के आगे लेके जाओगे तो 3SO4। इस सब की न्यूमेरिकल सभी मैं आगे करा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं भाई। ऐसा होगा ही नहीं कि आप डाउट लेके जाओगे, डाउट को सारे यहीं आउट कर देंगे भाई हम लोग। ठीक है, तब यहाँ पे क्या करोगे, सपोज करो आपने पहले जो भी गिवन कंपाउंड होगा उसको आयन में तोड़ दोगे। आयन में तोड़ने के बाद पता क्या करना है आपको, खोपड़ी के नीचे बस खोपड़ी पे लिख दो, नॉट लगाओ, यहाँ पर M लिखो, ये पूरा कंपाउंड छाप दो। Al2SO4 का यहाँ पर होल थ्राइस लिख दोगे और यहाँ पे जो ये 2 आगे नंबर लिखा है ना इसको 2 आगे लिखना और यहाँ पर लिखोगे लेमडा नॉट और यहाँ पर लिखोगे Al3+। फिर क्या लिखोगे, 3 जो ये नंबर है ना इसको आगे लिखोगे लेमडा नॉट, यहाँ पर क्या लिखोगे SO4 2-। तो कई बार आपके बुक में क्या मिलेगा, यहाँ पर ना x और y लिख देंगे। x और y कुछ नहीं भाई, यहाँ पर लिख दो, चलो x y, यहाँ लिख ले x और यहाँ लिख ले y। ये x और y क्या है, नंबर ऑफ कैटायंस कितने, नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या थे, 2 कैटायन थे और 3 एनायन थे, तो इसी चीज़ को यहाँ लिया गया 2 और 3। इसी बात को ना इस नंबर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, x और y। बुक में आपके NCERT में V+ और V- लिखिएगा तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, x y लिख दो, a और b लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई नहीं, डेफिनेशन लिख देना और उसके बाद ये फॉर्मूला चिपका देना और एग्जांपल मन करे तो एग्जांपल भी दे देना यार, एग्जांपल तो बता ही दिया। ग्राफ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमारे सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट मीन्स ये कुलराउस लॉ की बात कर रहा है, of NaCl, HCl and CH3COONA that is sodium acetate are 126, 420 मतलब 425.9, 91 Simon centimeter square mole inverse respectively। that means respectively का मतलब समझते हो ना, अगर यहाँ पर NaCl लिखा गया है और सेकंड में यहाँ पर कर दूँ कि उसके बाद HCl लिखा गया है, फिर उसके बाद मैं कलर कर दूँ यहाँ पर अगर CH3COONA लिखा गया है, तो जिस सीक्वेंस में जो यहाँ फॉलो हुआ है वही सेम सीक्वेंस कहाँ फॉलो करनी, यहाँ पर। मतलब कि NaCl की वैल्यू कितनी दे रखी है 126 और HCl की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पर 425 और उसके बाद क्या बोल देते हैं सोडियम एसिटेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 91। तो रिस्पेक्टिवली जब भी लिखा होता दैट मीन्स जिस ऑर्डर में चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं उसी सेम ऑर्डर को यहाँ भी उनकी वैल्यूज रखी गई हैं। तो ये दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है किस पर, ये है मोलर कंडक्टिविटी
किन किन कंपाउंड्स की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, या फिर यूँ कह दो कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ठीक है, अब निकाल, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करना होता है ना, बड़ा आसान होता है, कैसे करोगे ध्यान सुनना। जब भी कंपाउंड दिखता है तो उसको दो टुकड़े, आपको पता नहीं ये जिसके दो टुकड़े दिख रहे हैं, देखो CH3COOH ऐसे टूटता है ना ये। अब करना क्या होता है, जो भी कंपाउंड दिख रहा है ना आपको, पहले ये देखो किस वाले कंपाउंड में CH3COO है, तो देखो इस वाले कंपाउंड में CH3COO है। अब यहाँ पर तो Na है, लेकिन इस Na को मेरे को नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इसके साथ मेरे किसी को लेना पड़ेगा जिसके पास H हो। देखो इसके पास H था, तो H किसके पास है, इस वाले कंपाउंड के पास। जिनके पास जो चीज़ मिल जाए उनको ऐड कर दो, जिनके पास कुछ मिला ही नहीं उनको उड़ा दो, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके पास देखो CH3COO है और इसके पास क्या H है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। जिसके पास कुछ है ही नहीं भाई उसको उड़ा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट मीन्स कैसे करोगे, तो यहाँ लिखोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, यहाँ पर करने वाले हो CH3COO, मतलब यहाँ लिख देते हैं CH3COONA प्लस करेंगे किसको, HCl को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेमडा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख सकते हो HCl, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं भाई, देखो यहाँ पर NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दो, NaCl क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी वैल्यूज हमें दे रखी थी CH3COONA की, तो यहाँ पर लिख दोगे 91 प्लस लिमिटिंग मोलर HCl की कितनी दे रखी थी बताओ, 425.9। इसको क्या करोगे, NaCl लिखा हुआ है 126, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 516.6, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 126, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें कितना मिलेगा 390.6। जैसा कि मैंने बार बार कह रखा है, चाहे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे मोलर कंडक्टिविटी, उसकी यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बात समझ में आ गई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।